एक मुझे जानना था डॉक्टर चा कि बहुत बार क्या होता है ना, हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि आपका हम स्पेशली अगर हिस्ट्रोस्कोपी डीएनसी या ऐसी इस तरह का कोई, आपने जैसे बताया कि ओपीडी लेवल पे बायोप्सी करना है तो पेशेंट आर क्वाइट ओके, क्योंकि वो कंसल्टिंग तो कराने आए ही हैं तो बायोप्सी ले लिया। लेकिन अगर हम उनको कहेंगे कि हम कोई बायोप्सी के लिए अगर हमको एडमिशन लगता है या एक दिन आपको मतलब सवेरे एडमिट होकर दोपहर या शाम तक रहना पड़ेगा, तो उनका पहला ये रहता है, मैडम जी एक ही साथ यूट्रस और सब निकाल क्यों नहीं देते, बच्चेदानी ही निकाल दीजिए। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि हम एक डायग्नोसिस तक पहुंच जाएं। मैम, एक्सीलेंट क्वेश्चन। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को ये समझना कि हम लोग को सिर्फ ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट करना सफिशिएंट नहीं है। ब्लीडिंग किस वजह से है वो बीमारी का डायग्नोसिस पहले करके और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग को उसको ट्रीट करना है। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद सपोज अगर यूट्रस में कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप उसका बायोप्सी ही होना चाहिए। बायोप्सी हमको ये बताएगा, जो आप कह रहे थे अभी, हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी यूजुअली करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब एक छोटा सा कैमरा हम लोग थ्रू वजाइना हम लोग यूट्रस के अंदर लेके जाते हैं विदाउट एनी कट ऑन द टमी, और उसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि यूट्रस के कैनाल में, सर्वाइकल कैनाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सपोज कुछ पॉलिप ही हुआ तो वही उसका इलाज भी वही हो जाता है, एक ही साथ हो जाता है। उसके बाद तो इनफैक्ट आपको यूट्रस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और सपोज अगर कुछ कैंसर का अगर शक निकलता है, अगर वो बायोप्सी में अगर कैंसर है तो उसका सर्जरी कैंसर सर्जरी के हिसाब से होना चाहिए। सिर्फ सिंपल रिमूवल ऑफ यूट्रस एडिक्वेट नहीं है, वो इलाज इनकम्प्लीट है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि वो डॉक्टर के पास गए क्योंकि उनको हेवी ब्लीडिंग था और उन्होंने वो इंसिस्ट किया कि नहीं, हमको ये बायोप्सी नहीं कराना, बस आप बच्चेदानी निकाल दीजिए और हम सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो टेस्टिंग के लिए जाता है और उसमें ये डायग्नोसिस आती है यूट्राइन कैंसर, तो वो एक बहुत ही दुविधा में डालने वाला एक्चुअली सिचुएशन है कि एक तो सर्जरी एक बार हो गया है, वो भी इनकम्प्लीट हुआ है, उसको फिर से ऑपरेशन बताएं। आइडियली उसका फिर से ऑपरेशन करके सारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी निकालना ज़रूरी है। तो मैडम एक्चुअली कैसे है कि कैंसर सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से अलग कैसे है? कैंसर सर्जरी में जो ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो भी निकालना है और जहाँ पे ये कैंसर स्प्रेड होने की आशंका है वो भी निकालना है। तभी हमको पता चलेगा कि ये कैंसर स्प्रेड तो नहीं हुआ या हुआ है, जिसको नॉर्मली हम स्टेजिंग वाला कह देते हैं। सर्जरी, हम लोग इसको स्टेजिंग सर्जरी कहते हैं। उससे पता चलेगा कि कहाँ तक है और इसमें आगे फिर किस तरह का इलाज और चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि आप बस यूट्रस निकाल दीजिए, उन्हें लगता है प्रॉब्लम तो ब्लीडिंग का है तो बायोप्सी में क्यों। और आजकल थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर, लेकिन ये समझने की बात है कि उससे कॉस्ट आपका और बढ़ ही जाएगा अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। ठीक, और वो इलाज भी डिले हो जाता है। और आपके लिए भी टेक्निकली आई थिंक वो सर्जरी जो एक बार हो चुकी है उसमें फिर से रिपीट करना थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट सर्जरी, क्लीन कट सर्जरी, और ये यूट्राइन कैंसर की सर्जरी मैडम आजकल हम लोग बाई लेप्रोस्कोपिक एंड बाई रोबोटिक रूट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और उससे हमको मतलब जो इन्वॉल्व पार्ट्स हैं वो भी निकल जाते हैं। हमको प्रॉपर एक स्टेजिंग रिपोर्ट हमको मिल जाती है, डायग्नोसिस हमको मिल जाती है कि किस स्टेज में वो कैंसर है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसका आगे इलाज कर सकते हैं। कई बार इसमें रेडिएशन देना इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ स्टेज में सपोज लिम्फ नोड्स में अगर बीमारी पहुंच गई है तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों की ज़रूरत है। और आगे अगर सही तरीके से ये ट्रीटमेंट हो तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। तो कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हम लोग डायग्नोसिस क्यों करें, हम तो सिर्फ यूट्रस निकाल देंगे तो हमारी प्रॉब्लम समस्या का हल हो जाएगा, वैसा नहीं है। सही हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच से इसकी तरफ जाते हैं, इसके मैनेजमेंट में, तो बिनाइन निकला तब तो कोई इशू ही नहीं है। और अगर मेलिग्नेंसी निकली तो हमने कोई भी स्टेप को बीच में कट नहीं किया, हमने बराबर से उसको किया, सो दैट सर्वाइवेबिलिटी और ट्रीटमेंट भी बहुत बेटर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। हमको अगर आउटकम अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली हमको इलाज भी बिल्कुल सही तो बायोप्सी का स्टेप कभी भी सामने वाला कहे भी तो भी बिना बायोप्सी के आप अपनी सर्जरी ना कराएं तो सही रहेगा। ठीक है,
अभी मुझे एक जनरल, मुझे नहीं पता कि उसको सादे शब्दों में हम कैसे अपने दर्शकों को कन्वे कर पाएंगे, लेकिन जब आप बायोप्सी करते हैं तो आपको नॉर्मली मेलिग्नेंसी में किस तरह की रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड रहता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं, और उसमें से किसका किस तरह का प्रोग्नोसिस होता है? मतलब ऐसा कुछ है क्या जो आपको लगता है कि अरे ये वैरायटी का आया तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए? तो ब्रॉडली स्पीकिंग यूट्रस में जो कैंसर होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मेडिकल लैंग्वेज में वी कॉल इट एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा। जो ये एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ज़्यादातर महिलाओं में जब हम इसको डायग्नोस करते हैं तो वो लिमिटेड डिजीज़ में ही डायग्नोसिस उसका हो जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, ओके, एंड द ट्रीटमेंट आउटकम और सर्वाइवल इज वेरी गुड। ओके। टाइप 2 कैंसर जो होता है वो होता है यूट्राइन पैपिलरी सीरस टाइप क्लियर सेल, हुँ, और एक है कार्सिनोसार्कोमा टाइप। करेक्ट। तो अगर टाइप 2 कैंसर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर उसका रहता है। काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं कि इवन मतलब कुछ समय से ही ब्लीडिंग है, और जब हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं और अगर वो टाइप 2 का निकलता है तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो ऑलरेडी स्प्रेड हुआ हमको मिलेगा। अच्छा, तो कंप्लीट सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रिमूवल ऑफ ऑल द लिम्फ नोड्स इज़ वेरी तो वेरी मुझे ये इंपॉर्टेंट। लगा कि जो हमारा हमने अभी इसके पहले बात किया कि बायोप्सी क्यों ज़रूरी है, ये और भी ज़रूरी है कि किस तरह का अगर यस, परेशानी है तो वो यस, किस तरह की परेशानी है, और जिसमें एक पूरी टीम अप्रोच के साथ हम पेशेंट का करेक्ट, ट्रीटमेंट करें कि करेक्ट, अगर कीमो लगे या रेडिएशन लगे यस, तो हमने हर तरह से यस, यस, आपके लिए एक प्रॉपर टेलर मेड यस, परफेक्ट काइंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लान कर सकें। ट्रीटमेंट प्लान किया और है। मैडम ये बायोप्सी में भी ये किस टाइप का कैंसर है, अगर हमको ये सर्जरी करने से पहले ही अगर हमको ये पता है तो हम लोग सर्जरी में भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस ओके, हमको कर सकते हैं। अच्छा, अगर गुड प्रोग्नोसिस है तो हम उतना सर्जिकल एक्सटेंट भी फिर हमारा लिमिटेड रह सकता है, हमको बहुत ज़्यादा मेजर एक्सटेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, इट विल नॉट गिव द पेशेंट एनी बेनिफिट। राइट। वर्सेस अगर टाइप 2 मेलिग्नेंसी है देन डेफिनेटली लिमिटेड सर्जरी करना हेल्पफुल नहीं है, देन वी हैव टू गो क्वाइट रेडिकल एंड वी हैव टू रिमूव इवन द हायर लिम्फ नोड्स। राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब सर्जरी का पूरा प्लानिंग ही चेंज हो जाता है रिपोर्ट के बेसिस रिपोर्ट के पे। बेसिस पे। अभी अब मैं ये जानना चाहती थी कि अगर कोई पेशेंट को मेलिग्नेंसी आती है, कैंसर बच्चेदानी का, वी विल लिमिट दिस टॉक ओनली टू सी एंडोमेट्रियम या यूट्राइन कैंसर, तो किस तरह से मतलब उनको नॉर्मली सर्जरी के लिए कितना टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और उनकी रिकवरी कैसी रहती है? यस, सो यूट्रस कैंसर की सर्जरी हम लोग ओपन रूट से भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक, जिसको हम लोग की होल सर्जरी कहते हैं, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। केस सिलेक्शन, किस पेशेंट में ओपन सर्जरी बेहतर होगी, किस पेशेंट में की होल सर्जरी बेहतर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग ये आइडियल ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हैं। सपोज अगर किसी पेशेंट को हमारा मानना है कि ओपन सर्जरी ज़्यादा बेहतर होगी, तो नॉर्मली 1 डे बिफोर सर्जरी एडमिट हम लोग करते हैं। फिर आज सपोज अगर सर्जरी है तो 4 से 5 दिन में यूजुअली पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर होके डिस्चार्ज कर सकते हैं। वी डिस्चार्ज वंस द पेशेंट इज ऑन ऑलमोस्ट बिफोर प्री सो बहुत सर्जरी डाइट। एक्सटेंडेड नहीं है, विद इन अ वीक, अगर एक वीक की तैयारी से आए पेशेंट तो ओपन Sufficient सर्जरी है। में भी इतना Yes, टाइम सफिशिएंट रहता है। सफिशिएंट और है। अगर आपने जो दूसरा बताया कि लैप्रोस्कोपी है या फिर रोबोटिक्स है, Yes, तो उसमें कितने दिन का स्टे रहता यस, है? उसमें मतलब थर्ड डे भी हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। 2-3 दिन ओपन सर्जरी के मुकाबले हम लोग 2-3 दिन पहले उनको डिस्चार्ज कर और पाएंगे। कंफर्ट लेवल क्या रोबोटिक्स में या लैप्रोस्कोपी में बहुत फर्क है, मतलब ओपन वर्सेस अगर हम ये लेप्रोस्कोपिक तो थोड़ा बहुत फ़र्क डेफिनेटली है। पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट जो अपनी नॉर्मल रूटीन जो दिनचर्या है वो की होल सर्जरी में जल्दी वापस आ जाती है, और पेशेंट डाइट भी वो जल्दी हम लोग उसको शुरू कर पाते हैं, डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से जल्दी शुरू कर पाते हैं। और उसके बाद पेशेंट अपनी रेगुलर, सपोज इफ शी इज़ वर्किंग, पेशेंट अगर वर्किंग है तो वो अपना जो वर्क है वो भी ओपन सर्जरी के मुकाबले जल्दी शुरू कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में थोड़ा सा ये सब फैक्टर्स में डिले हो सकता है, बट अगेन आई विल स्ट्रेस अपॉन दैट केस सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट।
हम लोग जिसको हम लोग की होल सर्जरी का बेनिफिट दे सकते हैं हम लोग डेफिनेटली देंगे, और जिनका हमको ओपन सर्जरी सही लगेगा उसका ओपन ही ये करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम जो है वो है ऑन्कोलॉजिकल आउटकम। करेक्ट। कैंसर से हमको अच्छा सर्वाइवल हमको चाहिए, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन दीज। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना कि कभी कभी ये भी कंसर्न रहता है कि ऐसा तो नहीं कि लेप्रोस्कोपी से हम थोड़ा अपना सर्जिकल जो ये है वो लिमिट कर देते हैं। तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या लगता है, अगर कोई पेशेंट है जिसको आपको दोनों आप इक्वली कर सकते हैं, आप ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट्स में ओपन सर्जरी का आउटकम सर्जिकल स्किल वाइज थोड़ा बेटर रहता है या लेप्रोस्कोपी भी उतना ही अच्छा है? लेप्रोस्कोपी भी हम लोग तभी एडवाइस करते हैं जब पूरा सर्जरी अच्छे से लेप्रोस्कोपिकली कंप्लीट हो सकता ऑल है। राइट। तो टेक्निकली हम उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि ये सर्जरी दोनों तरह से हो सकती है, तो दे कैन फ्रीली चूज। Yes, ऐसा नहीं है कि yes, ओपन या इसमें कोई yes, खास बेनिफिट, और अगर वो yes, हो नहीं पाएगा तो आप लोग सामने से ही कह देंगे कि इनको बिल्कुल। आप लेप्रोस्कोपी ना करें, या जो भी Yes, वॉट एवर विल बी योर yes, yes, अप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर दैट yes, पर्सन। yes. ऑल राइट। और इसमें आगे अगर बाई चांस ये स्प्रेड ज़्यादा रहता है तो आगे किस तरह के एडजुवेंट थेरेपीज या आगे क्या आप नॉर्मली यूट्राइन कैंसर के लिए आप लोग देते Yes. हैं? सो जो सर्जरी के जो बाद का ट्रीटमेंट है उसको हम लोग एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। एडजुवेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है जब पेशेंट की पूरी सर्जरी की जो पूरी रिपोर्ट, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जब आती है उसके ऊपर। तो उसमें सिर्फ यूट्राइन कैंसर होना सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे माइनर डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का यूट्राइन कैंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई सेड टाइप 1 एंड टाइप 2, ट्यूमर का साइज कितना है, यूट्रस की इनर लाइनिंग में ये कैंसर अराइज हो सकता है। जो इनर लाइनिंग है दैट इज सराउंडेड बाय यूट्राइन मसल विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। तो जो यूट्राइन कैंसर है वो यूट्रस की मसल में कितना ज़्यादा इन्वेड कर रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ट्यूमर ऑफ कोर्स लिम्फ नोड्स में स्प्रेड है या नहीं, और काफ़ी सारे हम लोग स्पेशल मॉलिक्यूलर टेस्ट्स भी करते हैं। आजकल काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स आए हैं जो हम टिश्यू सैंपल्स पे भी करते हैं, उनको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो उससे भी हमको काफ़ी हद तक ये आइडिया लगता है कि ट्यूमर किस टाइप का है और आगे वो कितना एग्रेसिव या लेस एग्रेसिव वो बिहेव करने की आशंका है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। Stage 1 uterine cancer means when the cancer is limited to the uterus itself. तो but if it is showing some aggressive features like अगर मसल इन्वेजन बहुत ज़्यादा है, ट्यूमर का साइज बड़ा है, तो सर्जरी के बाद प्रोफिलैक्टिकली हम लोग उनको रेडिएशन देते हैं। और ये रेडिएशन भी कुछ लोगों को एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें से भी जो अर्ली स्टेज है या जिनमें रिस्क फैक्टर्स अगर कम है तो सिर्फ इंटरनल रेडिएशन से हो जाता है, जो 3 to 4 सिटिंग्स होते हैं, ओपीडी बेसिस पे हो जाता है, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैंसर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड कर चुका है तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी भी देना है और रेडिएशन भी देना है। यूजुअली हम लोग 4 साइकिल कीमोथेरेपी एंड देन फिर कंप्लीट रेडिएशन इसका इलाज